हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि रिलेशंस बेसिकली क्या होते हैं। हमारा लेक्चर नंबर 11 है। हम थोड़ा डायरेक्टली लेक्चर नंबर 11 से शुरू कर रहे हैं। ये जो रिव्यू वाला लेक्चर है ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, जिसमें पहले 10 लेक्चर्स का रिव्यू होगा। और अभी हम आज के लेक्चर में थोड़ा रिलेशंस को देखेंगे। सबसे पहले रिलेशंस के अंदर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन आ जाती है। जी, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर ए कोमा बी दो एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करता है इन सच अ वे कि ए जोन सा है वो आपका पहला एलिमेंट होता है और बी आपका जोन सा है वो सेकंड एलिमेंट होता है, राइट। और यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर लेट से ए कोमा बी है और दूसरी तरफ सी कोमा डी है। ये ऑर्डर्ड पेयर इक्वल होंगे। कब इक्वल होंगे? ये जब हमारे पास ए की वैल्यू सी के इक्वल हो जाएगी और बी की वैल्यू डी के इक्वल हो जाएगी। और ए कोमा बी भी बी कोमा ए के इक्वल तभी होगा जब ए की वैल्यू बी के इक्वल होगी और बी की वैल्यू ए के इक्वल होगी, राइट। ये थोड़ा सा ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन थी। उसके बाद थोड़ी सी एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें आपको एक ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है जिसमें ए कोमा बी में कहा गया है कि 2x कोमा एक्स प्लस वाई है और इज़ इक्वल टू 6 कोमा टू लिखा हुआ है। यहाँ पर 2x इज़ इक्वल टू 6 होगा, राइट, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर जोन से हैं जिसमें हमारे पास a की वैल्यू जोन सी है वो c के इक्वल हो रही थी। यहाँ पर a हमारा 2x है और c जो है हमारा वो 6 है, राइट। यहाँ पर 2x इज़ इक्वल टू 6 हो जाएगा और x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। और x की वैल्यू जो है वो 3 आ जाएगी। x की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुश करूँगा। जब x की वैल्यू को यहाँ पे पुश करूँगा तो मेरे पास जो y की वैल्यू है वो -1 आएगी। इस तरह से हम ये ऑर्डर्ड पेयर जब भी हमें दिया जाएगा हम ऑर्डर्ड पेयर्स के अगेंस्ट जो वैल्यू है x और y की वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन हमारा किस तरह से आ सकता है कि हमारे पास दो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे और हमें कह दिया गया है कि ये दोनों इक्वल हैं। डैट मीन्स कि पहली वैल्यू दूसरे ऑर्डर्ड पेयर की वैल्यू फर्स्ट वैल्यू के इक्वल है और जो पहले ऑर्डर्ड पेयर की जो दूसरी वैल्यू है वो दूसरे ऑर्डर्ड पेयर की दूसरी वैल्यू के इक्वल है, राइट। इस तरह से हम x और y की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। उसके बाद हमारे पास कुछ ऑर्डर्ड एंड ट्यूपल आ जाता है। ये इस तरह से है कि इसमें एक जैसे ऑर्डर्ड पेयर में हमारे पास दो वैल्यूज़ थी, यहाँ पर जैसे a कोमा b है, बिल्कुल उसी तरह से ऑर्डर्ड एंड ट्यूपल के अंदर हमारे पास दो से ज़्यादा वैल्यूज़ हो जाती हैं, n तक वैल्यूज़ हो जाती हैं ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। उसको हम एन ट्यूपल कहते हैं। उसके बाद हम थोड़ा सा देखते हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट दो सेट्स का जो सा कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास दो सेट दिए गए हैं, ए है एक सेट और दूसरा सेट हमारा बी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हमेशा हम क्रॉस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ए क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ए कोमा बी in A as an element of A and B as an element of B, right। इसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि हमारे पास A में m एलिमेंट्स हैं और B में हमारे पास n एलिमेंट्स हैं। द नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, जब हम कार्टेशियन प्रोडक्ट A क्रॉस B कैलकुलेट करेंगे द आंसर विल बी m क्रॉस n एलिमेंट्स। क्लियर है? यहाँ पर A सेट है, ए सेट है फॉर एग्जांपल 1 कोमा 2 और बी सेट है, बी सेट के अंदर हमारे पास ए है, बी है और सी है। जब हम ए क्रॉस बी कैलकुलेट करेंगे तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं वो ए में 2 है और बी में 3 है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एलिमेंट्स हमारे 6 आएंगे। 2 ये हैं और 3 ये हैं, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डैट वुड बी 6। और वो 6 एलिमेंट्स कौन से होंगे? हम पहले 1 के साथ सारे पेयर्स बना लेंगे। 1 कोमा ए आ गया है, फिर 1 कोमा बी आ गया है, फिर 1 कोमा सी आ गया है। इसी तरह से वी हैव 2 कोमा ए, 2 कोमा बी, देन 2 कोमा सी। ये हमारा ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई है। उसके बाद हम बी क्रॉस ए कैलकुलेट करेंगे। बी क्रॉस ए के केस में बी के एलिमेंट्स पहले आ जाएंगे और ए के एलिमेंट्स बाद में चले जाएंगे। यहाँ पर ए के अगेंस्ट हम सेट पहले बना रहे हैं। ए के अगेंस्ट पॉसिबिलिटीज़ हैं, ए 1 के साथ आ सकता है,
A2 के साथ आ सकता है, इसी तरह से B1 के साथ आ सकता है, B2 के साथ आ सकता है, और इसी तरह से C1 के साथ और C2 के साथ आ सकता है। ये हमारे पास B क्रॉस A आ जाएगा। देन वी विल मूव टुवर्ड्स A क्रॉस A कि अगर हमने एक सेट है उसका उसी के साथ क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना है तो उसके लिए हमें वही सेट 2 दफ़ा लिख के हम वही सारी प्रोसेसिंग करेंगे। जैसे 1,2 है हमारे पास A में, तो एक 1,1 बन जाएगा, फिर 1,2 बन जाएगा, और 2,1 बन जाएगा, और 2,2 बन जाएगा। ये देखें, सो द पॉसिबिलिटीज़ आर 4, राइट, क्योंकि A में 2 एलिमेंट्स हैं और ये जो A के साथ आप ले रहे हैं इसमें भी 2 एलिमेंट्स हैं, तो M क्रॉस N में 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 हो जाएगा और टोटल नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स 4 आ जाएंगे। इसी तरह से B क्रॉस B आप कैलकुलेट कर सकते हैं। B क्रॉस B के केस में हमारे पास ऑफ कोर्स 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा, तो ये टोटल 9 पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बन जाएंगी। सो ये जो टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी B क्रॉस B के केस में, सो ऑफ कोर्स A, B, C है हमारे पास B में, तो हमारे पास A, A बन जाएगी, A, B बन जाएगी, A, C बन जाएगी। इसी तरह से B, B और B, C, राइट, और B, A भी बन जाएगी, और इसी तरह से C, A, C, B और C बन जाएगी। सो टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबिलिटीज़ विल बी 9, ये आप देख रहे हैं, ठीक है। सो इस पे कुछ रिमार्क्स हैं। ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लेते हैं 2 सेट्स के बिटवीन, कि हमारे पास आप अगर गौर से देखें तो A क्रॉस B की वैल्यूज़ जौन सी हैं सेट वाइज, ये B क्रॉस A के इक्वल नहीं आ रही। इसी तरह से अगर आप A को मल्टीप्लाई करते हैं फाई के साथ, मतलब आप बिल्कुल खाली सेट के साथ A क्रॉस करना चाहते हैं या कार्टेशियन प्रोडक्ट लेना चाहते हैं एम्प्टी सेट के साथ, तो हमेशा आपके पास जो आंसर आएगा डैट विल बी द एम्प्टी सेट, ठीक है जी। और इसी तरह से अगर आप लेट्स से A क्रॉस B के अगेंस्ट मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, तो वो अलग-अलग, अगर आप A का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं और B का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं, तो उसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके इक्वल ही आएगा, ठीक है जी। ये अभी हम देखेंगे कि ये मैग्नीट्यूड क्या होता है और किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है अगेंस्ट मोर देन 2 सेट्स। 2 सेट्स के ऊपर आपने ऊपर कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना अभी सीख लिया है। तो n के अगेंस्ट अगर आपने करना हो तो आप ऑफ कोर्स देन A1 क्रॉस A2 टिल n जो सा है वो आप ये क्रॉस प्रोडक्ट करवा सकते हैं। ओके, सो कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद जो हमारा मेन टॉपिक आता है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, डेट इज़ कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। सो बाइनरी रिलेशन क्या होता है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं कि हमारे पास A और B 2 सेट हों लेट से, तो बाइनरी रिलेशन A to B ही आप कैलकुलेट करते हैं, और ये हमेशा एक सबसेट निकलता है A क्रॉस B का। मतलब आपको 2 सेट दिए गए हैं, आपने उन 2 सेट्स के अगेंस्ट A क्रॉस B कैलकुलेट कर लेना है, और अगर आपके पास एक बाइनरी रिलेशन ऐसा पड़ा हुआ है जो कि एक सबसेट है A क्रॉस B का, तो आप कह सकते हैं कि ये एक रिलेशन है A to B। सो ये थोड़ा सा एग्जांपल से आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि यहाँ पर A है लेट्स से A1,2 और B में आपके पास 1,2,3 पड़ा हुआ है। सो अगर आप A क्रॉस B कैलकुलेट करें तो आप देख सकते हैं कि 1 का 1 के साथ पेयर बन गया, 1 का 2 के साथ पेयर बन गया, देन 1 का 3 के साथ, उसके बाद 2 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ और 2 का 3 के साथ। ये नीचे A क्रॉस B कैलकुलेट हुआ है, जिसमें सबसे पहले 1 को 1 के साथ किया गया है। पॉसिबिलिटीज़ हैं जो सारे कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, और 1,2 है और इस तरह से 1,3 है। सो इसी तरह से 2,1 है, 2,2 है, 2,3 है। सो ये A क्रॉस B है, भी बाइनरी रिलेशन नहीं है। लेट्स से हमारे पास एक R1 रिलेशन आता है जिसमें 1,1 भी है, 1,3 भी है और 2,2 भी है। अब ये तीनों जो पेयर्स हैं, ये तीनों पेयर्स इस A क्रॉस B का हिस्सा है। डैट मीन्स ये जो R1 है ये A क्रॉस B का सबसेट है। डैट मीन्स वी कैन से कि ये रिलेशन R1 जो सा है ये A to B बिल्कुल लीगल है, मतलब A to B ये रिलेशन बन सकता है पॉसिबली। इसी तरह से R2 भी ये रिलेशन बन सकता है, क्योंकि R2 के सारे ये जो पेयर्स हैं ये सारे A क्रॉस B का हिस्सा हैं, A क्रॉस B में पड़े हुए हैं।
इसी तरह से R3 भी, ये सारे जितने भी सबसेट्स हैं A क्रॉस B के, ये सारे हैं रिलेशंस हैं A टू B। सो बाइनरी रिलेशंस का तो आपको थोड़ा अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या चीज़ होती है। बेसिकली आपने सबसे पहले, आपको दो सेट दिए जाएंगे, आपने सबसे पहले A क्रॉस B कैलकुलेट कर लेना। उसके बाद आपको से पूछा जा सकता है कि क्या ये जो रिलेशन है, क्या ये बाइनरी रिलेशन है A टू B और नॉट, मतलब क्या वो जो रिलेशन में जो भी एलिमेंट्स पड़े हुए हैं क्या वो सबसेट हैं उस A क्रॉस B के। अगर तो वो एलिमेंट्स जैसे 1,1 है तो 1,1 आप देख सकते हैं A क्रॉस B में पड़ा हुआ है, डैट मीन्स कि दिस R3 इज़ ए रिलेशन ऑफ A टू B, मतलब A टू B एक बाइनरी रिलेशन ये बन रहा है। सो आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि क्या ये रिलेशन बन रहा है या नहीं बन रहा है। देन रिलेशन में दो चीज़ें आ जाती हैं, एक डोमेन है और दूसरा रेंज है। डोमेन बेसिकली क्या होती है, डोमेन इज़ बेसिकली बेसिकली ये भी एक रिलेशन ही होता है A टू B, लेकिन इसमें सारे के सारे फर्स्ट एलिमेंट आ जाते हैं ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स में जो फर्स्ट एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली बिलोंग करते हैं टू द डोमेन। इसी तरह से रेंज जो उनसे होती हैं वो ऑर्डर्ड पेयर्स के वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि सेकंड एलिमेंट्स होते हैं, वो सारे सेकंड एलिमेंट्स आपके रेंज में आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर एक एग्जांपल है जिसमें A में 1,2 पड़ा हुआ है और B में हमारे पास 1,2,3 पड़ा हुआ है। नाउ हमें तीन चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, जिसमें फाइंड द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ R, दैट मीन्स यू नीड टू कैलकुलेट बेसिकली A क्रॉस B फर्स्ट। पहले हमें A क्रॉस B कैलकुलेट करना पड़ेगा। सो जब हम A क्रॉस B कैलकुलेट करेंगे तो ऑफ कोर्स हम सारी पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे कि कहाँ कहाँ, जैसे 1,1 है, 1,2 है, 1,3 है, देन 2,1 है, 2,2 है और 2,3 है, जो कि इन दो सेट से बन रही है। ठीक है, सो ये अभी हमारे पास A क्रॉस B आया है। हमने बेसिकली ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं इन ए रिलेशन। ठीक है, सो ऑर्डर्ड पेयर इन ए रिलेशन हमने किस तरह से निकालने हैं, इन सच अ वे कि ये जो रिलेशन है उसमें A क्रॉस B जो 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 हमारे पास सेट आया है, जैसे ये हमारे पास A क्रॉस B यहाँ पर आया है, जैसे हमारे पास ये यहाँ पर A क्रॉस B आया है, इसमें वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स जिनमें A की वैल्यू B से कम है, जैसे यहाँ पर 1,1 है तो दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, A इज़ इक्वल टू B है, डैट मीन्स ये हमारे पास नहीं आएगा फाइनल रिजल्ट में। इसी तरह से 1,2 है तो A इज़ लेस देन B, डैट मीन्स 1 इज़ लेस देन 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास रिज़ल्ट के अंदर। 1,3 भी आ जाएगा, 2,1 नहीं आएगा, क्योंकि इस कंडीशन को आपने देखना है कि ये जो पहला एलिमेंट है ये दूसरे एलिमेंट से छोटा होना चाहिए। सो यहाँ पर 2,3 है, सो यहाँ हमारे पास जो रिलेशन बनेगा उसके अंदर 1,2 आ जाएगा, 1,3 आ जाएगा और 2,3 आ जाएगा। सो ये हमारे पास पहले क्वेश्चन का आंसर है कि हम ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल रहे हैं ऑफ ए रिलेशन जिनमें एक A इज़ लेस देन B, जिसमें A की वैल्यू जो सी है वो B से कम है। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन है डैट इज़ टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन ऑफ सच रिलेशन। यहाँ पे जो रिलेशन बन रहा है हमारे पास वो ये बन रहा है पहले क्वेश्चन से, जिसमें 1,2 पड़ा है, 1,3 पड़ा है और 2,3 पड़ा हुआ है। सो इसका जो पहला एलिमेंट है डैट इज़, पहला जो ऑर्डर्ड पेयर है डैट इज़ 1,2, तो हम कहेंगे कि ये इस रिलेशन की डोमेन हो गई है। और जो आखिरी एलिमेंट है डैट इज़ कॉल्ड द रेंज, डैट इज़ 2,3। देन हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हमें एक A सेट दिया गया है जिसमें एग है, मिल्क है और कॉर्न है। इसी तरह से दूसरा सेट दिया गया जिसमें काऊ है, गोट है और हैंस। सो यहाँ पर रिलेशन जोन सा है वो हमने इस तरीके से बनाना है कि A, B के दरमियान इस तरह का रिलेशन होगा या इस तरह के एलिमेंट्स होंगे कि हमें पता लग सके कि A B से प्रोड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे फॉर एग्जांपल एग है तो वो काऊ से तो प्रोड्यूस नहीं होगी ना, सो डैट मीन्स कि एग और काऊ के दरमियान में जो रिलेशन होगा वो मेन जो रिलेशन हम आंसर लिखने जा रहे हैं उसके अंदर उसका हिस्सा नहीं होगा। ठीक है, लेकिन एग और हैन के दरमियान में रिलेशनशिप हिस्सा होगा, क्योंकि एग बेसिकली हैन प्रोड्यूस करती है। ठीक है, सो यहाँ पर देखें गौर से, एग और हैन के दरमियान में रिलेशन है, मिल्क और काऊ के दरमियान में रिलेशन है, इस तरह से मिल्क और गॉड्स के दरमियान में रिलेशनशिप है, राइट।
देन उसके बाद हमारे पास कुछ बाइनरी रिलेशन आ जाता है कि हमने अगर बाइनरी रिलेशन निकालने 0,1 to 1 के दरमियान में, तो 0,1 हो जाएगा और 1,1 हो जाएगा, बेसिकली A क्रॉस B। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A क्रॉस B कैलकुलेट करेंगे, डेट इज़ 0,1 एंड 1,1। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिफरेंट रिलेशंस बनाएंगे जो कि इसके सबसेट हो सकते हैं पॉसिबली। इसका जो सबसेट है R1 में वो 5 हो सकता है, मतलब एम्प्टी हो सकता है। इस तरह से R2 हो सकता है 0,1, इस तरह से 1,1 भी हो सकता है, और A क्रॉस B के एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। सो ये सारे के सारे इसके बाइनरी रिलेशंस बेसिकली बन जाते हैं। इसी तरह अगर हम A क्रॉस B कैलकुलेट कर रहे हो, तो एक A सेट है हमारे पास जिसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, और एक B एलिमेंट है, B का सेट है जिसके अंदर n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। तो जब हम A क्रॉस B कैलकुलेट करेंगे तो उसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो बनेंगे वो m क्रॉस n बनेंगे, और उसके अगेंस्ट जो टोटल नंबर ऑफ हमारे रिलेशन बनेंगे वो क्योंकि दो सेट हैं तो उसके अगेंस्ट 2 रेज़ टू द पावर m क्रॉस n आपके पास जो है वो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस बन जाएंगे। सो अगर आपके पास 3 सेट हों तो 3 सेट्स के अगेंस्ट 3 रेज़ टू द पावर m क्रॉस n आपके पास एलिमेंट बन जाएंगे, राइट, रिलेशंस बन जाएंगे। सो इसी तरह से रिलेशन एक ही सेट के ऊपर भी हो सकता है। अगर हम रिलेशन को एक ही सेट के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो हम A क्रॉस A कैलकुलेट करेंगे और उसके अगेंस्ट हम रिलेशन निकालेंगे। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास A एक सेट है जिसमें 4 एलिमेंट पड़े हुए हैं, और हम डिफाइन करना चाहते हैं एक रिलेशन A को सच डैट कि हमारे पास जो B का जो एलिमेंट है, इसका जो जब हम रिलेशन निकालेंगे तो इसका जो B एलिमेंट है वो A से डिवाइड हो सके। सो एक ये रिलेशन है जिसमें हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कि अच्छा 1,1 है फॉर एग्जांपल, रिलेशन का हिस्सा A क्रॉस B का हिस्सा है, तो ये जो B है ये A से डिवाइड होता है या नहीं होता, या A B से डिवाइड होता है या नहीं होता। सो B जब A से डिवाइड हो रहा है डैट मीन्स कि ये हमारे रिलेशन का हिस्सा होगा। इसी तरह से 2 1 से डिवाइड हो रहा है डैट मीन्स कि ये भी हमारे रिलेशन का हिस्सा है। इसी तरह से 1,3 भी हो रहा है, 1,4 भी हो रहा है, और 2,2 भी हो रहा है। सो जैसे 4 को 2 से डिवाइड करेंगे कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम 3 देखें गौर से, 2,3 इसमें एडेड नहीं है। उसकी वजह यह है कि 3 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल नहीं होगा, डेट्स वाई इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ दिस रिलेशन। ओके, सो इसमें हमें पता लगता है कि एक सेट A है हमारे पास, तो A क्रॉस A बेसिकली एक यूनिवर्सल रिलेशन है, इसको हम यूनिवर्सल रिलेशन भी कहते हैं। इसी तरह से दिस एम्प्टी, ये जो एम्प्टी रिलेशन है इसको हम बेसिकली एम्प्टी रिलेशन भी कहते हैं। सिर्फ फाई को ही एम्प्टी रिलेशन कहते हैं हम। इसी तरह से हमारे पास एक और एग्जांपल है जिसमें हमें कहा गया है कि हमारे पास एक सेट ऑफ इंटीजर्स हमारे पास पड़े हुए हैं एक सेट के अंदर, और हमने उसके अगेंस्ट बाइनरी रिलेशंस E को डिफाइन करना है इन सच अ वे कि यहाँ पर m, n में जो कि एलिमेंट हैं Z के, इस Z एक सेट है और उसमें इस तरह से वो सेट का हिस्सा है कि m-n अगर करते हैं हम तो वो आपका आंसर जो सा है वो इवन आता है, तो वो रिलेशन का हिस्सा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर E0 लिखती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 0, ये जो पहला 0 है ये m है, ये दूसरा 0 जो है ये n है, और हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे m-n की जो ऊपर कंडीशन है। इसी तरह से इस 5e2 का मतलब है 5-2, राइट, 5 में m है और n में 2 है। इस तरह से 6,6 है तो m में 6 है और n में भी 6 है। सो हम चेक करते हैं इन सब को एक एक करके कि क्या ये रिलेशन का हिस्सा बाइनरी रिलेशन E में शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। कंडीशन हमारे पास ये है कि हमारे जो दोनों एलिमेंट्स हैं उनको अगर माइनस करें तो आंसर इवन आना चाहिए। फॉर एग्जांपल पहली एग्जांपल के अंदर हमने 0,0 को देखा, तो जब हम 0-0 करेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा, डैट मीन 0 इज इवन, और यहाँ पे कंडीशन में 0 का इवन होना ज़रूरी है। सो डैट मीन्स के यहाँ पर ये जो E0 है ये हमारे बाइनरी रिलेशन का हिस्सा होगा। इसी तरह से 5,2 है, 5,2 है। सो 5,2 के केस में m में 5 है और n में 2 है। सो 5-2 जब करेंगे तो आंसर आपका 3 आएगा, और 3 इवन नहीं है। दैट मीन्स के दिस 5 इज नॉट इन द रिलेशन ऑफ 2। इसी तरह से
0,6 करेंगे तो 6 - 6 होगा और आंसर आपका 0 आ जाएगा। और ये भी एक इंटीजर इवन इंटीजर है, डैट मीन्स के दिस 6,6 इज पार्ट ऑफ रिलेशन। इसी तरह से -1 और 7 है, m में -1 चला जाएगा और n में 7 चला जाएगा, और हम जब इसको माइनस करेंगे तो आंसर हमारे पास -8 आ जाएगा, जो कि अगेन एक इवन इंटीजर है। इसको भी हम ये कहेंगे कि इसका पार्ट ऑफ ए रिलेशन। सो फॉर एनी इवन इंटीजर n, अगर हम n में से 0 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर n नहीं आएगा, वो भी एक इंटीजर ही होगा, राइट। अगर हम उसमें से 0 माइनस कर देंगे तो n को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, n एक इंटीजर एक इवन नंबर ही रहेगा। सो दैट मीन्स के दिस n,0 भी इज एन एलिमेंट ऑफ e, दैट मीन्स के NE0 हम लिख सकते हैं। अगर ये इक्विवेलेंटली रिलेशन ना बनता हो, रिलेशन ना निकलता हो, तो हम यहाँ पर ये वाला साइन लगा देंगे, इस e के ऊपर क्रॉस लगा देंगे, जिस तरह से ये लगाया हुआ है। जैसे ये 5 - 2 करते हैं तो 3 आता है, इवन नहीं है, तो डैट मीन्स ये रिलेशन में शामिल नहीं हो सकता। सो यहाँ पर हम ये जो कोऑर्डिनेट डायग्राम है वो बेसिकली ये भी डायग्राम हम यूज़ करते हैं रिलेशन को ग्राफ की फॉर्म में शो करने के लिए। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास A एक सेट है जिसमें 1 2 3 पड़ा है, B एक सेट है जिसमें x, y पड़ा है, और हमारे पास एक रिलेशन है जो कि ऑफ कोर्स ये रिलेशन A क्रॉस B से ही आया है। सो ये रिलेशन है जिसमें 1, y है, 2, x है, 2, y और 3, x है। व्हाट वी वांट कि हमने ये जो रिलेशन है इसको हमने कोऑर्डिनेट डायग्राम की बेस पे शो करना है। सो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले जो पॉसिबिलिटीज़ x वाली आ रही हैं वो सारी x एक्सिस पे कर देंगे, लिख देंगे। जैसे हमारे पास 1 है, 2 है और 3 है, ये 3 ऑप्शन है हमारे पास, तो हम x एक्सिस पे 1 लिख देंगे, 2 लिख देंगे और 3 लिख देंगे। सो इसी तरह से हम y की ऑप्शन देखेंगे कि यहाँ पे y में x आ रहा है, y आ रहा है और x आ रहा है, देन अगेन y आ रहा है, देन अगेन x आ रहा है। डैट मीन्स 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक x है और एक y है। सो हमने जब शो करना है तो 1, y जब शो करना है तो यहाँ पर ये 1 है और ये y है, डैट मीन्स यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह से 2, x को शो करना है तो 2 ये है और x यहाँ पर है, तो ये एक पॉइंट लग जाएगा। इसी तरह से 2, y को हमने शो करना है, सो 2, y को अगेन 2 हमारा ये है और y हमारा यहाँ पर है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। इसी तरह से 3, x है तो 3 x एक्सिस में यहाँ पर इस जगह पर है और x जोन सा है वो इस पॉइंट पर है, तो हम यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे। तो हमारा ये एक कोऑर्डिनेट, इसको हम कहते हैं कि ये कोऑर्डिनेट डायग्राम हमने बनाई है अगेंस्ट अ रिलेशन, किसी भी रिलेशन के अगेंस्ट।